बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच होने जा रहा है। मंडे को यह मैच होने जा रहा है 9 जनवरी पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 2:30 सपहर 2:30 पर यह मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 12 जो लास्ट ओडीआई मैचेस खेले गए हैं उसमें से पाकिस्तान 10 मैचेस हारा है, सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान जीता है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा और उनका कितना फासला है। लेकिन न्यूजीलैंड क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन पे खेल रही है, तो क्या हमें उम्मीद लगानी चाहिए कि जो होम कंडीशंस हैं हम उनका फायदा उठाएंगे और हम बेहतर परफॉर्म करेंगे? क्योंकि जो टेस्ट सीरीज हुई है और जो टेस्ट सीजन हुआ है उसमें तो हम होम कंडीशंस का फायदा हम नहीं, हमारे मुखालिफ उठा चुके हैं हमारी होम कंडीशंस का फायदा। अब यहां पे क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे। लेकिन पहला वनडे होने से पहले जो बड़ा सवाल है वो ये है कि किसकी प्लेइंग 11 खेलने जा रही है भाइयों। इससे पहले तो ये होता था कि हमें पता था कि प्लेइंग 11 बाबर आजम ने डिसाइड करनी है और हम यही कहते थे कि बाबर आजम डिसाइड्स प्लेइंग 11 और ये कैप्शन बनाया करते थे। लेकिन अब हमारी कैप्शन यही होगी, हु विल डिसाइड प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 किसकी खेलेगी? क्योंकि जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान उसमें बाबर आजम की प्लेइंग 11 नहीं खेली मुकम्मल तौर पर। उसमें कुछ इंक्लूजन्स की गई हैं, कुछ लोगों को शामिल किया गया है। बाबर आजम अगर खुद से उनको करते तो वो बिल्कुल नहीं मानते इस बात को। लेकिन बहरहाल जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी की बनाई गई सिलेक्शन कमेटी है जिसके सरबराह बूम बूम अफरीदी हैं, अब ये तो हो नहीं सकता कि बूम बूम हो और वो चुप करके मिस्टर लैपटॉप मोहम्मद वसीम की तरह बैठ जाएं और अपनी जो है वो अथॉरिटी दिखाई ना। अब उनके पास तो भरपूर अथॉरिटी है सर, वो सेकंड टू नजम सेठी हैं और क्रिकेट के मामलात में वो नजम सेठी से भी आगे हैं क्योंकि उनको फुल इख्तियारात दिए गए कि जो आप समझते हैं बेहतर वो करें। ऐसे तो कहते हैं कि कप्तान के हवाले से मेरा काम नहीं है, लेकिन वो कप्तानी भी अगर किसी को चेंज करना चाहते हैं तो इस पे भी नजम सेठी ने उनको भरपूर इजाजत दी हुई है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अब देखिए, मामला ये हो गया है कि शान मसूद को बीच में घुसाया गया है, स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, ना सिर्फ बल्कि उनको नायब कप्तान भी बना दिया गया है। अब आपके ख्याल में ये कोई ऐसे ही कर दिया गया है जनाब? ये कोई कैलकुलेटेड मूव लगती है और ऐसा लगता है कि उनको बीच में डाला गया है। अगर हमारी ये फिलॉसफी दुरुस्त साबित होती है, अगर हमारा दुआ करें ये गलत हो और ऐसे ही हो कि जी चलें वो सीनियर है तो उसको वाइस कैप्टन बना दिया जाए, लेकिन बात ये है कि अगर ये एक कैलकुलेटेड मूव है तो फिर जो प्लेइंग 11 होगी उसमें शान मसूद खेलेगा। बाबर चाहे या ना चाहे उसमें शान मसूद खेलेगा। लेकिन अगर बाबर की प्लेइंग 11 खेलेगी तो फिर उसमें शान मसूद नहीं खेलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये अब कंफर्म हमें कल ही होगा कि किसकी प्लेइंग 11 खेलेगी। क्योंकि अगर शान मसूद शामिल होगा और 1-2 और लोग शामिल होंगे तो मुमकिन है कि फिर वो शाहिद आफरीदी एंड नजम सेठी कंपनी की प्लेइंग 11 हो। और अगर ये नहीं होता तो फिर इसका मतलब यह है कि शाहिद आफरीदी ये मान जाएंगे कि बाबर ठीक है, तुम जैसी भी प्लेइंग 11 खिलाना चाहो, इनमें से जिनको भी खिलाना चाहो खिलाओ। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता देता हूं कि जनाब 2 ऑप्शंस हैं। एक है बाबर की प्लेइंग 11 और बाबर की प्लेइंग 11 को तो जनाब अब बनाना बहुत आसान हो गया क्योंकि जितना हमने बाबर को स्टडी कर लिया है हमें पता है कि बाबर की प्लेइंग 11 में इमाम और फखर जो है वो ओपनिंग करेंगे, बाबर तीसरे नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि या तो हारिस सोहेल को मौका दिया जा सकता है या फिर चौथे नंबर पे या फिर कामरान गुलाम का चांस बन सकता है, क्योंकि बाबर आजम ने आज उनका जिक्र भी किया है कि वो बड़ा अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं। खैर तैयब ताहिर भी हैं, आई विश के तैयब ताहिर को मौका मिले क्योंकि वो रिसेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उनको ओडीआई में वो फॉर्मेट भी ओडीआई खेलते हुए आ रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम की गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि या तो फिर हारिस सोहेल खेलेंगे अगर हम सीनियर के ऊपर जाएंगे, या फिर
कामरान गुलाम को डेब्यू करवा दिया जाएगा। उसके बाद सलमान आगा बाबर की पेट चॉइस है जी, वो जरूर खेलेंगे और खैर वो एक बुरी चॉइस भी नहीं है, उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। मैं जब प्लेइंग 11 बनाऊं तो उसमें सलमान आगा जरूर होंगे, मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद फिर अब आ जाए आप ऑलराउंडर्स में जो है वो आपके सामने होंगे मोहम्मद नवाज, और उसके बाद स्पिनर में उसामा मीर। ये तो अब आपकी मजबूरी है कि अगर आपने दो स्पिनर्स के साथ जाना है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है इसके अलावा, नवाज के अलावा, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के जो 10 ओवर भी कर सके। सो नवाज कैन डू इट, 10 ओवर भी कर सकता है, और उसामा मीर जो है ये भी 10 ओवर कराएगा आपको 2 स्पिनर्स तो चाहिए। उसके बाद अब आ जाए 3 जो फास्ट बॉलर हैं। तो अगर आप बाबर आजम की प्लेइंग 11 में देखेंगे तो आपको वसीम जूनियर, नसीम शाह और हारिस रऊफ खेलते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए ये तो है बाबर आजम की प्लेइंग 11, लेकिन अगर प्लेइंग 11 बनेगी आफरीदी एंड कंपनी की तो फिर उसमें चौथे नंबर पे आपको दिखाई दे सकते हैं कौन, शान मसूद ऑब्वियसली फिर टीम का हिस्सा होंगे, और यह भी मुमकिन है कि इमामुल हक को रेस्ट दे करके उनकी जगह शान मसूद को फखर के साथ ओपनर के तौर पे ट्राई कर लिया जाए। वैसे असूलन तो जगह यही बनती है कि अगर आपने ट्राई करना है शान मसूद को तो आप शान मसूद को एज एन ओपनर ले आइए टॉप पे और फखर के साथ उसको ट्राई कीजिए, बाकी प्लेइंग 11 को ना छेड़िए। और फखर इमाम को 3 ओडीआईज के लिए रेस्ट देने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि इमाम मुस्तकिल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और बीच में वो अनफिट भी हुए हैं। तो उनको अगर इस सीरीज में अगर आप नहीं भी ट्राई करते तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा हर्ज है। ये जाहिर बात है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड का वो आपका हिस्सा होंगे, लेकिन आप एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं कि शान और फखर को ओपनिंग में ट्राई कर लें, ठीक है जी। लेकिन बात यही है ना जी कि अगर ये कॉम्बिनेशन आजमाया जाएगा तो फिर शान मसूद जो हैं वो वाइस कैप्टन अगर बनाए गए हैं और किसी प्लान के तहत बनाए गए हैं तो वो फिर टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे। बाबर, उसके बाद फखर और इमाम, इसके साथ चौथे नंबर पे आपको शान मसूद फिर नजर आएंगे अगर इमाम को भी खिलाया जाता है, और 5वें नंबर पे मोस्ट प्रोबेबली सलमान आगा को मौका दिया जाएगा क्योंकि ही कैन बॉल एज वेल। तो टीम के कॉम्बिनेशन में उनकी थोड़ी सी जगह बनती हुई दिखाई दे रही है, और आखिर में वो आके पावर हिटिंग वगैरह भी थोड़ी कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली आपको कीपर के तौर पे नजर आएंगे और तो ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद नवाज और उसामा मीर, ये दोनों भी आपको नजर आएंगे दूसरी टीम के अंदर भी। लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें बॉलर्स की तो फिर बॉलर्स में भी आपको तब्दीली नजर आएगी अगर ये शाहिद आफरीदी की प्लेइंग 11 होगी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम शाहनवाज धानी को जरूर एंटर किया जाएगा, और यह भी हो सकता है कि वसीम जूनियर और नसीम शाह दोनों को रेस्ट दे करके मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी दोनों को मौका दिया जाए और साथ में हारिस रऊफ को रखा जाए। यह भी कोई बहुत बुरी सोच नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा कि नसीम शाह पूरी टेस्ट सीरीज खेले हैं, बीच में वो अनफिट हो गए, उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते हुए आ रहे हैं, आपने उनको पूरा जो है वो एशिया कप खिलाया है, उसके बाद आपने उनको एशिया कप में भी तो खैर वो थे नहीं, आपने वर्ल्ड कप में उनको लेकर के गए हैं, उसके बाद फिर आपने जो है वो अभी उनको टेस्ट मैचेस भी खिलाए हैं। तो अगर उनको भी रेस्ट दे दिया जाए और इन 2 लड़कों को ट्राई कर लिया जाए एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वसीम जूनियर की जगह शाहनवाज धानी या मोहम्मद हसनैन को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है और टीम को मजबूत किया जा सकता है, और बाकी नसीम और हारिस रऊफ आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये मैचेस इंपॉर्टेंट भी है ना, इंपॉर्टेंट भी हैं ये मैचेस। ये नहीं आप कर सकते कि जनाब इन मैचेस को जो है वो आप टेकन एज ग्रांटेड ले लें। पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है इस वक्त। अगर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान सीरीज में शिकस्त दे देता है तो जनाब पाकिस्तान पहले नंबर पे आ जाएगा। ये बहुत बड़ा जंप है 6ठे से पहले नंबर पे। तो बाबर की कप्तानी का अगर हमने इम्तिहान लेना है ना, मैं ये कहता हूं पाकिस्तान अगर ये सीरीज जीत जाता है और बाबर अच्छी कप्तानी करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा, तो हम उसको बिल्कुल क्रेडिट देंगे। हम कहेंगे कि जी उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की है
और उसको कप्तान बरकरार रहना चाहिए। लेकिन अगर इसमें भी वो अच्छी कप्तानी नहीं करता और इसमें भी रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर शान मसूद को किसी प्लान के तहत ही टीम के अंदर एंटर किया गया। आज ट्रॉफी की तकरीबे रूनुमाई हो गई है। दोनों टीमों के कप्तानों ने एक बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी की तकरीबे रूनुमाई में शिरकत की है। और उसके अलावा न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर है कि उनका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है मैट हेनरी, वो पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ जो सीरीज है उससे बाहर हो गया है। एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, पेट का मसला है उनको दरपेश, और इसकी वजह से अब वो बाहर हो गया है पाकिस्तान की सीरीज से। तो उनकी जगह किसी को मौका दिया जा सकता है, किसी और को बुलाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में फौरी तौर पर जो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है उनमें कोई फौरी तौर पे बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी। उनके स्क्वाड में से ही किसी को शामिल किया जा सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें भी ऑब्वियसली आपको ब्रेसवेल भी नजर आएंगे, उसमें आपको सोडी भी नजर आएंगे। सो 2 स्पिनर्स तो आपको उसमें जरूर उनकी प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए नजर आएंगे। सो एक तगड़ा मुकाबला होना चाहिए जी। प्लेइंग 11 मेरे ख्याल में उसमें सिलेक्शन कमेटी की भी मर्जी होनी चाहिए और बाबर आजम की भी होनी चाहिए। इसको कोई अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। हमारा आखिरी मकसद ये है कि जनाब आप ये जो सीरीज है ये आप जीतिए, बाबर आजम की कप्तानी में जीतिए। हम कहेंगे कि बाबर आजम से बेहतर कप्तान हो ही नहीं सकता। बात यह है, मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका बेस्ट बैट्समैन जो है ना, या आपका बेस्ट बॉलर जो भी जिसमें भी हो एबिलिटी, वो आपका कप्तान बने, जो परफॉर्म भी करे साथ में कप्तानी भी करे। लेकिन बात यह है कि अगर वो कप्तानी का अहल हो, कप्तानी का अहल तब साबित होता है जब रिजल्ट आपके हक में आते हैं। जब रिजल्ट आपके हक में आते हैं, और जब रिजल्ट आपके हक में नहीं आ रहे होते, आपकी कप्तानी पे सवालात उठ रहे होते हैं, तो फिर आपकी कप्तानी बाज़ औक़ात आपकी बैटिंग को भी नुकसान पहुंचाती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग से पाकिस्तान महरूम ना हो। बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की बैटिंग किसी काम की नहीं है, और ओडीआई में तो बाबर शानदार है। बाबर जैसी ओडीआई में जो बैटिंग है वो तो पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज कर ही नहीं रहा। मैं तो समझता हूं कि अब तक पाकिस्तान का ओडीआईज में सबसे बेस्ट बल्लेबाज बाबर आजम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। शान है, जान है पाकिस्तान की बैटिंग की। तो अगर वो बैटिंग भी अच्छी करे और कप्तानी भी अच्छी करे तो फिर कौन होगा कि जो कहे कि वो टीम से बाहर हो जाए, या टीम से बाहर होने का तो कोई कहता ही नहीं है। कोई ये क्यों कहेगा कि उसको कप्तानी जो है उसकी कप्तानी से उसको फारिग किया जाए, कोई नहीं कहेगा। सो बाबर के लिए रिस्पेक्ट है, बीइंग अ बैटर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त बल्लेबाज का, दुनिया का जबरदस्त बल्लेबाज है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। हम ऐसे ही पड़े हुए हैं इस फिक्र में कि यार वो ये नहीं वो नहीं। भाई बल्लेबाज नंबर 1, कप्तान साबित करना है उसने कि ही इज नंबर 1। कोई भी हो वो मुझे लिख दे नीचे कि क्या वो साबित कर चुका है कि वो नंबर 1 कप्तान है। नहीं साबित कर चुका, उसको साबित करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मौका है बाबर आजम के लिए कि मुझ जैसे नक्कादों के लिए, वो जिसको आप कह लें कि मुंह तोड़ जवाब दे, अपनी कप्तानी से हमें जो है वो हक्का बक्का कर दे और पाकिस्तान को ये 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज जितवा दे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर फिर वही जिदबाजी हुई और वही ताल्लुकात को निभाने वाली बात हुई और फिर कप्तानी में भी वही डिफेंसिव अप्रोच हुई, तो सर फिर टुक टुक अप्रोच के साथ न्यूजीलैंड आपको खा पी जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। वो ओडीआई में बहुत जबरदस्त अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके पास जो है ना वो फिलिप्स और कॉनवे और इवन केन विलियमसन तो थोड़ा हमारे जैसा ही है, लेकिन बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके पास वो बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना पावर हिटर्स भी हैं और ग्लेन फिलिप्स भी है। सो ये सब लोग जो है ना जनाब, ये आपको इतना आसानी से मैच जीतने नहीं देंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।